सभी को नमस्कार। देखिए, आज के एक और नए सेशन में हम स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय की जो क्लासेज चल रही थी हमारी, 2 क्लास कंप्लीट हुई है। क्लास नंबर 1 में हमने कार्यालय लेखन वगैरह के बारे में देखा था, जैसे अर्थशास्त्र के पत्र है, परिपत्र, ज्ञापन, निविदा, इनसे संबंधित। और सेकेंड क्लास में जन संचार के प्रमुख माध्यम इस टॉपिक पर चर्चा की थी। ये तीसरी जो क्लास है, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी लेखन विषय की परिभाषा, तत्व आदि। हम बात करेंगे कि इस टॉपिक को कहाँ से हमें कवर करना है और किन बुक से इनको पढ़ना है और किस प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है। तो जो प्रश्न पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में, उन क्वेश्चन को हम इस सेशन के सबसे अंत में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सबको कवर करेंगे। सबसे पहले इन बिंदु पर बात करेंगे कि किस प्रकार से इसको कवर करना है। तो देखिए, एक बुक आती है कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी की बुक है, अभिव्यक्ति और माध्यम। उस बुक में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से दिया हुआ, हालांकि इतना डीपली भी नहीं है, गहराई में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जितना भी दिया हुआ है सफिशिएंट है, ठीक है। प्लस एक कोई भी गाइड हो, कोई भी गाइड आप ले सकते हैं, उसमें भी ये मैटर आपको अच्छा खासा मिलेगा। एक गाइड, एक वो बुक, दोनों से इस मैटर को अच्छे से तैयार करें, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बस इतना सफिशिएंट है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं, कविता, कहानी, इनकी परिभाषा, क्या क्या इनकी विशेषताएं रही हैं, क्या कविता कहानी लेखन में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या इनकी संरचना है, क्या इसके घटक है। बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, जो नोट्स तैयार किए गए इनको देख लेते हैं। इन्हें वो जो बुक है अभिव्यक्ति माध्यम, उससे और प्लस एक गाइड वगैरह से तैयार किए गए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कविता लेखन। कविता लेखन, कविता लेखन के तहत हमें देखिए जो बिंदु ध्यान में रखने कि एक तो सबसे पहली बात अगर हम देखें कि कविता आखिर है क्या, कविता आखिर है क्या, क्या परिभाषा है कविता की। तो एक सामान्य सी परिभाषा की अगर हम बात करें तो देखिए, साहित्य का वह रूप, साहित्य का वह रूप है जो थोड़ी शब्दों में या यूं कहे कम शब्दों में, थोड़े शब्दों में या यूं कहे कम शब्दों में आपके भावों की सार्थक व सुंदर अभिव्यक्ति करता है, वह कविता कहलाती है। आपके भावों की सार्थक और एक सुंदर अभिव्यक्ति करे तो वही कविता है, बस वही कविता है। आचार्य जो शुक्ल साहब है, इन्होंने परिभाषा दी है कि हृदय की इस युक्ति की साधना के लिए, युक्ति मतलब उपाय, हृदय की इस युक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही कविता कहते हैं। हृदय की इस युक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे ही कविता कहते हैं। ये परिभाषा दी आचार्य शुक्ल साहब ने, और बहुत अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने। इसके अलावा एक विद्वान है, अर्जेंटीना के स्पेनिश लेखक हैं जॉर्ज लुइस बोर्खेस। उन्होंने कहा है कि कविता कोने में घात लगाई बेटी है, कविता कोने में घात लगाई बेटी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। ये परिभाषा भी आप ध्यान में रखना चाहिए तो रख सकते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम बुक में परिभाषा दी हुई है। इसके अलावा आगे बात करते हैं कविता की भाव संपदा। पहला पॉइंट इसमें कवि व्यक्तिक सोच। कविता में एक कवि विशेष की व्यक्तिक सोच उस कविता के भाव सौंदर्य में अभिवृद्धि करती है। कवि अपनी व्यक्तिक सोच का निर्माण अपने सामाजिक परिवेश से करता है, यानी एक कवि कविता का निर्माण करता है तो उसमें उसकी जो व्यक्तिगत सोच है वही काम करेगी। किसी दूसरे की सोच से तो वो कविता लिख नहीं सकता। खुद की जो सोच होगी, जिस वो परिवेश में रह रहा है, जिस वातावरण में वो रह रहा है, तो वहाँ का जो वातावरण उसे मिल रहा है, जो वो सोच रहा है, जिस प्रकार की उसकी सोच है, उसी को वो अपनी कविता में पिरोएगा, तो खुद की सोच उसमें काम करेगी। तो कवि व्यक्तिक सोच,
दूसरा पॉइंट है कवि की दूरदर्शिता। कविता की भाव संपदा के रूप में दूसरा जो प्रमुख पहलू वो है कवि की दूरदर्शिता, जिसे वह अपनी कविता के अर्थ के माध्यम से व्यंजित करता है। किस प्रकार की दूरदर्शी सोच कवि रखता है, किस प्रकार की कितनी मतलब सोच रखता है कवि, कितनी दूर तक सोच रखता है, कितनी सोच उसकी संकुचित है, कितनी विस्तृत है, उसी हिसाब से वो कविता की रचना करेगा। कवि का सामाजिकता। एक कवि का सामाजिक परिवेश उसकी कविता की भाव संपदा को बढ़ाता है, कविता को सार्वभौमिकता की ओर ले जाता है। सामाजिकता यानी एक कवि की अगर समाज में जितनी अधिक, या हम यूँ कहें कि समाज में जितना अधिक वो अपने आप को जागरूक रखता है या लोगों से लगाव रखता है, तो उतनी ही उसकी सोच इस कविता में दिखाई देगी। जिस प्रकार की वो लेखनी चलाएगा तो उसकी जो सामाजिक सोच है वो उजागर होगी, और ये जो कवि का सामाजिक परिवेश है उसकी भाव संपदा को बढ़ाएगा और कविता को सार्वभौमिकता की ओर ले जाएगा। फिर देखिए आगे बात करते हैं कविता की संरचना के तत्व। कविता की संरचना के तत्व कौन कौन से? नंबर 1 पर इसमें दिया हुआ है इसका मूल तत्व, कविता की संरचना का जो मूल तत्व वो है संवेदना, अर्थात भाव या सहृदयता। संवेदना क्या है? तो संवेदना देखिए, संवेदना एक ऐसी अनुभूति, संवेदना मतलब अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति जो परायों के दर्द को अपना बना देती, परायों के दर्द को अपना बना देती है। और अगर एक कवि परायों के दर्द को अपना समझकर अपनी लेखनी चलाएगा, अपनी कविता में उन भावों को पिरोएगा, तो फिर वो कविता एक शानदार रचना होगी। तो संवेदना एक मूल तत्व है कविता का। शब्द विन्यास या शब्द चयन, शब्द विन्यास या शब्द चयन, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में, असल में शब्दों में जो मेलजोल करना है वही कविता निर्माण की पहली शर्त मानी गई है। आंतरिक लय एक अनिवार्य तत्व माना गया है, आंतरिक लय भी कविता की संरचना में एक अनिवार्य तत्व माना गया है। मुक्त छंद की कविताओं में भी आंतरिक लय का निर्वहन जरूरी माना गया है, तो ये भी एक अनिवार्य तत्व है। बिंब, बिंब क्या ऐसा? तो कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक है, कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक कौन है? बिंब तो है। कविता की कुछ पंक्तियों को सुनकर जो हमारे मन में एक चित्र बनता है, एक बिंब बनता है, इन्हीं चित्रों के सारे कविता के बिंब का निर्माण होता है। कविता की हम मान लो कुछ पंक्तियां पढ़े और उन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते हमारे मन में अगर कोई चित्र बन रहा है, किसी भी जिस विषय के बारे में वो कविता है उसका अगर हमारे मन में कोई चित्र बन रहा है तो वही बिंब है, वही बिंब है। तो बिंब कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होता है। तुकबंदी, तुकबंदी भी कविता की संरचना का एक मुख्य तत्व है। रिदम, ताल व लय, तो कविता की संरचना में देखिए एक रिदम होना चाहिए, ताल, लय, व्यवस्था, ये सारी कविता तत्व के संरचना के महत्वपूर्ण तत्व है। विशिष्ट शैली, ढंग, तरीका अनोखा, तो देखिए सामान्यतः अगर बात करें तो कविता लेखन की कोई निश्चित या कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं होती है। निश्चित प्रणाली नहीं होती, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है शैली। तो कविता की संरचना की विशिष्ट शैली के अंतर्गत ढंग, तरीका, अनोखा, ये चीजें आती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि कविता की संरचना एक विशिष्ट शैली के अंतर्गत होती है, विशिष्ट शैली के अंतर्गत होती है। राग तत्व या भावानुसार संगीतात्मकता, कविता की संरचना में राग तत्व, भाव अनुसार संगीतात्मकता एक वे तत्व है जो कविता के निर्माण से लेकर उसके अर्थ विस्तार तक
मददगार होते हैं। कविता के निर्माण से लेकर उसके अर्थ विस्तार तक ये तत्व मददगार होते हैं, भावानुसार, राग तत्व आदि। फिर देखिए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ कविता, ये क्वेश्चन से आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ कविता, ये कविता के आधुनिक विभाजन है। ये कविता के आधुनिक विभाजन है। इन विभागों का आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। रविंद्रनाथ ठाकुर के शब्दों में समझिए कि साधारणतः काव्य के दो विभाग किए जा सकते हैं। कितने? दो विभाग। एक तो वह जिसमें केवल कवि की बात होती है, एक तो वह जिसमें केवल कवि की ही बात होती है, और दूसरी वह जिसमें किसी बड़े संप्रदाय या समाज की बात होती है। तो जिसमें केवल कवि की बात हो तो वह आत्मनिष्ठ, जिसमें केवल कवि की बात हुई तो वो तो आत्मनिष्ठ कविता होगी। और अगर बड़े संप्रदाय या समाज की बात होगी तो फिर वो वस्तुनिष्ठ में आएगी। केवल कविता की सीमित है तो आत्मनिष्ठ है, और एक समाज की बड़े बड़े स्तर पर अगर बात हो रही है, कविता लिखी जा रही है, तो फिर वो वस्तुनिष्ठ कविता होगी। फिर आगे देखिए, कविता लिखने की कुछ बुनियादी शर्तें हैं, कुछ बातें जिनको ध्यान में रखना अत्यावश्यक है। क्या क्या देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा है कि सामान्यतः कविता लेखन की कोई निश्चित प्रणाली नहीं होती है। ये पॉइंट है, कविता लेखन की निश्चित प्रणाली नहीं होती है, लेकिन कविता की संरचना एक विशिष्ट शैली के अंतर्गत आती है। अभी हमने ऊपर पॉइंट देखा था ना कि उसकी संरचना वो एक विशिष्ट शैली के अंतर्गत है, जैसे ढंग, कैसा तरीका, अनोखा, इस प्रकार से। लेकिन लेखन की कोई निश्चित ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। जिस प्रकार के कवि अपने भाव, जो उसका वातावरण है, परिवेश है, उसमें जैसा वो महसूस करे उस प्रकार से वो लिख सकता है। कोई निश्चित प्रणाली नहीं है इसकी। कविता की लय, ताल, गति, यति से उसकी बुनावट तय होती है। कविता लेखन में शब्द संयोजन, शब्द और ध्वनि संयोजन का महत्वपूर्ण अवदान होता है साहब। शब्दों का चयन, ध्वनि संयोजन, इनका महत्वपूर्ण अवदान होता है। कविता लेखन में बराबर रचनात्मकता को तराशना होता है। कविता लेखन में रचनात्मकता को बराबर तराशना होता है। तुक का निर्वहन भी कविता की आंतरिक लय की बुनावट में मददगार होता है। तुकबंदी भी साफ कविता में चलती है, और तुकबंदी भी होनी चाहिए। अब आप कहोगे तुकबंदी क्या है? तो जैसे मैं दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, देखिए, जैसे दो पैरों से चलते देखा दो पहिए की गाड़ी, खून पसीने से चलते देखा बिना ब्रेक की गाड़ी। तो दो पंक्तियां पढ़ी, दोनों में तुकबंदी हुई ना। दो पैरों से चलते देखा दो पहिए की गाड़ी, खून पसीने से चलते देखा बिना ब्रेक की गाड़ी। तो ये तुकबंदी है। ये तुकबंदी कविता में मिलाई जाती है। कविता निर्माण का एक पहलू सार्थकता भी होता है। सार्थकता भी होता है, अर्थात कोई भी कविता अपनी सार्थकता के साथ हमेशा प्रासंगिक बनी रहती है। यानी सार्थकता भी कविता निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कविता में शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता साहब। कविता में शब्दों के पर्यायवाची जो शब्द है उनका प्रयोग आप नहीं कर सकते। जो शब्द आप कविता में काम में ले रहे हैं तो उनके स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं काम आ सकते। जैसे मान लो अगर कोई शब्द आप कविता में काम में ले रहे हैं, जैसे चोट, तो चोट के स्थान पर अगर आप इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द ले, कोई मार, जैसे मार ले, तो चोट और मार में अंतर हुआ साहब। चोट के स्थान पर मार शब्द आप काम में नहीं ले सकते। इस प्रकार से कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है। कविता में संकेत चिन्हों की एक विशिष्ट शैली दृष्टिगत होती है। कविता में संकेतों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए कहीं कहीं कविता में संकेत चिन्हों की एक विशिष्ट शैली
दृष्टिगोचर होती है। कविता एक समय विशेष की उपज मानी जाती है। कविता लेखन की प्रक्रिया को निरंतर अभ्यास और परिश्रम से परिष्कृत किया जा सकता है। एक समय विशेष की उपज मानी जाती है और कविता लेखन की जो प्रक्रिया है इसको निरंतर अभ्यास और परिश्रम से परिष्कृत किया जा सकता है। जितना अभ्यास होगा, जितनी मेहनत होगी, उतनी ही कविता लिखने में हम परिष्कृत हो सकते हैं। सामान्यतः कविता लिखने के लिए वस्तुओं को देखने, पहचानने और विश्लेषित करने की एक नवीन दृष्टि होनी चाहिए, जिसे भारतीय काव्य शास्त्रों में प्रतिभा कहा है। यानी अगर किसी कवि में प्रतिभा है, कैसी प्रतिभा? आसपास के वातावरण को पहचानने की, उसको देखने की, उसको विश्लेषित करने की अगर दूरदर्शी सोच आ रही है, एक नवीन दृष्टि पैदा हो रही है, तो फिर वो कविता लिख सकता है। तो ये जो मैटर था ये कविता के संदर्भ में था, कविता लेखन के बारे में। रघुवीर साय की देखिए कविता की कुछ पंक्तियां सुनाते हैं। अगर कहीं में तोता होता, तोता होता तो क्या होता। हुई ना तुकबंदी। अगर कहीं में तोता होता, तोता होता तो क्या होता, तोता होता। वाह जी वाह। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं जो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में। मोचीराम जो कविता है धुमिल की, उसमें उसकी कुछ पंक्तियां देखिए। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और अंगुली में गढ़ती है। तो ये जो तुकबंदी है ये कविता में होती है। बाकी ये पंक्तियां नहीं रखनी है याद। क्वेश्चन ये पंक्तियों से नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा। आगे बात करते हैं कहानी लेखन। कहानी लेखन, कहानी लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कहानियाँ पढ़ी जाए। अगर आपको साहब कहानी लिखनी है तो क्या करना होगा? कहानियाँ पढ़नी चाहिए। जब कहानियाँ पढ़ोगे तो कहानी लिखने की जिज्ञासा अपने आप ही उत्पन्न होगी। वरना ऐसी कोई जादू नहीं है कि आपको कहानी लिखना सिखा दे। कहानियाँ लिखने के लिए कहानियाँ पढ़नी पड़ेगी। कहानी किसी एक की नहीं, वह करने वाले की है, सुनने वाले की भी, इसकी उसकी सबकी, सृष्टि समूचे परिवार की, नानी की मोहर इस पर है। इस लोक प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। कृष्णा सोबती ने कहा है बात कि कहानी किसी एक की नहीं है, वह करने वाले की है, सुनने वाले की है, उसकी है, सबकी है, सृष्टि समूचे परिवार की है। नानी की मोहर इस पर है। इस लोक की प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। ये बात कही है कृष्णा सोबती ने। फिर देखिए कहानी की परिभाषा के बारे में। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे ही कहानी कहा जाता है साहब। कोई घटना, पात्र या समस्या का एक तो क्रमबद्ध, बिल्कुल क्रमबद्ध ब्यौरा होना चाहिए। उसमें परिवेश, वातावरण हो, द्वंद्वात्मकता उसमें बनी रहे, उसका कथा का क्रमिक विकास हो और चरम उत्कर्ष का बिंदु हो उसमें, तो फिर वो कहानी कही जाती है। कहानी जीवन के एक अंश की झलक मात्र होती है। मूलतः कहानी की परंपरा मौखिक या वाचिक रही है। फिर देखिए बात करते हैं कहानी के तत्व। कहानी के तत्व कौन कौन से तत्व कहानी के अंतर्गत है? सबसे पहले आता है
कथानक या कथा वस्तु, कथानक या कथा वस्तु जो कि कहानी का मुख्य तत्व होता है, कहानी का ये मुख्य तत्व है। हालांकि आधुनिक कहानियों में जो लिखी जा रही है इसमें कथानक को थोड़ा सी महत्व कम दिया जाने लगा है, किंतु कथानक कहानी का मुख्य तत्व है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है। अब कथानक क्या होता है, कथानक को कैसे समझे? तो देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक प्रेमचंद की कहानी है कफन। प्रेमचंद की कफन कहानी है और मान लो ये कहानी, मान लेके ये 10-12 पृष्ठों की कहानी है, 10-12 पृष्ठों की ये कहानी है, लेकिन इसका कथानक 10-12 पृष्ठों की जगह 10-12 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। इसका कथानक सिर्फ 10-12 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। जैसे इस कहानी का जैसे कथानक जैसे हम पढ़े, जैसे देखिए, घीसू और माधव गांव के दो गरीब और आलसी किसान है। बुधिया माधव की पत्नी है, वह प्रसव पीड़ा से कोठरी के अंदर तड़प रही है। कोठरी के बाहर घीसू और माधव अलाव में आलू भूनकर खाने की तैयारी कर रहे हैं। बुधिया प्रसव के पास ये प्रसव पीड़ा से मर जाती है। दोनों के पास उनका कफन खरीदने के पैसे नहीं है। गांव के जमींदार पैसे मांगने जाते हैं तो पैसे देते नहीं है। फिर उसके बाद में जमींदार पैसा देता है, गांव के दूसरे लोग भी पैसे देते हैं। घीसू और माधव कफन खरीदने बाजार जाते हैं। कफन खरीदने के बजाय उन पैसों की शराब पीते हैं। नशे में मदहोश होकर गाना गाते, मदिरालय में गिरते पड़ते हैं। तो ये एक छोटा सी 10-12 पंक्तियों का कथानक हो गया, यानी पूरी कहानी का ये सारांश हो गया। तो ये कथानक होता है। सामान्यतः कथानक के 3 भाग बताएगी, प्रारंभ, अंत और मध्य। सामान्यतः जो कथानक है इसके 3 भाग है, एक तो प्रारंभ, फिर मध्य और फिर अंत। कहानी के कथानक को द्वंद्व या कुतूहल आगे बढ़ाता है। कहानी के ये कथानक को द्वंद्व या कुतूहल आगे बढ़ाता है। अब द्वंद्व क्या है साहब? तो देखिए, जैसे कहानी के जो पात्र है तो उनके सामने अभी जो समस्या चल रही है या जो परेशानी या जो परिस्थितियां या जो बाधाएं चल रही है, और वो बाधाएं समाप्त कब होगी या समाप्त हो गई है तो आगे कौन सी बाधा आएगी, क्या विपदा आएगी, इस प्रकार से कुतूहल बना ही रहता है, पूरी कहानी में संशय बना रहता है। तो यही द्वंद्व है और यही कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और अंत तक ले जाता है। क्योंकि जब द्वंद्व नहीं होगा तो फिर कहानी में जो कथानक है वो यूं कह सकते हैं कि हम खत्म हो जाएगा, कथानक खत्म हो जाएगा। तो द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी का कथानक पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक भी हो सकता है। कहानी का कथानक सुगठित, तारतम्य और रोचकता लिए हुए होता है। कहानी के वर्ण विषय के अंतर्गत घटना की पृष्ठभूमि, प्रस्तुति और चरित्र का विश्लेषण किया जाता है। कहानी के तत्व की अगर बात करें तो दूसरा तत्व इनके अंतर्गत आता है पात्र विधान या चरित्र चित्रण। पात्र विधान या चरित्र चित्रण। तो देखिए, इसमें कहानी में पत्र ने यहाँ पे पात्र विधान एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त पर टिका होता है। कहानी में पात्र विधान एक महत्वपूर्ण और बुनियादी शर्त पर टिका होता है। कहानीकार पात्रों का चरित्र चित्रण करते समय उनके साथ निकटतम संबंध स्थापित करता है। कहानीकार जो कहानी लिख रहा है, पात्रों का अगर चरित्र चित्रण कर रहा है तो अपने आप को निकटतम संबंध स्थापित करेगा साहब। कहानी के पात्र सजीव होते हैं, जीवंत होते हैं, बिल्कुल प्रभावी होने चाहिए।
कहानी के पात्र आम जन के जितने निकट होंगे उतनी ही कहानी प्रभावित होगी। आम जन के समाज के परिवेश में, वातावरण में जितने निकटता लिए हुए होंगे कहानी उतनी प्रभावशाली होगी। कहानी के पात्र यथार्थवादी और यथार्थवादी आदर्शोन्मुख भी हो सकते हैं। पात्रों का चरित्र चित्र मनोवैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। ये कहानी की विशेषताएं, ज्यादा शब्दावली में नहीं उलझना है, ये विशेषताएं हैं कहानी की। तीसरा जो तत्व है वो है कथोपकथन या संवाद। कहानी में पात्रों के संवाद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। संवाद ही कहानी को गति प्रदान करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और पात्रों को स्थापित एवं विकसित करते हैं। यानी पात्रों के बीच जो आपसी संवाद होता है वह महत्वपूर्ण होता है, उसी से कहानी को गति मिलती है। संवादों से कहानी को गति मिलती है और कहानी का जो कथन है वो आगे बढ़ता है। कहानी के संवाद गतिशील और संक्षिप्त होने चाहिए। संवादों का एक प्रमुख गुण नाटकीयता एवं मनोरंजकता भी होता है। भाई धीरे धीरे एक नाटक शैली भी उनमें होनी चाहिए, मनोरंजन पूर्ण भी होने चाहिए। तो कुल मिलाकर इन सब का मिला जुला रूप उनमें होना चाहिए। कहानी के संवाद पात्रों के अनुकूल होना चाहिए, धार्मिक और व्यंजक होने चाहिए। संवादों में कुतूहल का होना भी आवश्यक है। कुतूहल द्वंद्व तो बना रहना ही चाहिए कहानी, तभी उसका कथानक आगे बढ़ेगा। तो पात्रों के अनुकूल होना चाहिए उनका संवाद, यानी जिस पात्र की भूमिका, मतलब पात्र को जो भूमिका दी गई है जिस पात्र की, उसके अनुकूल मतलब उसका संवाद होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। अगर आपको राम की भूमिका दी है तो आप फिर राम की भूमिका में संवाद करें, रावण की भूमिका में संवाद थोड़ी करोगे। यानी जो आपको भूमिका दी गई है उसी में संवाद होना चाहिए। देश, काल, स्थान, परिवेश प्रामाणिकता को पुष्ट होती है, रोचकता का बिल्कुल संचार होता है, सजीवता और जीवंतता आती है। भाषा शैली आगे दिया हुआ है, भाषा शैली तो संक्षिप्त होनी चाहिए, जीवंत, प्रभावशाली, वार्तालापपूर्ण शैली, घटना प्रधान शैली, चरित्र प्रधान शैली, कथोपकथन प्रधान शैली, पत्र शैली, डायरी शैली, ये सब इतनी भाषा शैली है कहानी की। संक्षिप्त, जीवंत, प्रभावशाली, वार्तालापपूर्ण, जब संवाद होगा तो वार्तालापपूर्ण तो होगी, घटना प्रधान होगी, चरित्र प्रधान है, कथोपकथन है, पत्र शैली है, डायरी शैली, ये सारी भाषा शैली कहानी की। कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी में कथानक जब चरम उत्कर्ष क्लाइमेक्स पर पहुंचता है, क्लाइमेक्स का मतलब क्या? चरम उत्कर्ष पर, यानी जो अंतिम सीमा, आनंद की जो अंतिम सीमा चरम उत्कर्ष है, तब कहानीकार के उद्देश्य की पूर्ति होती है। कथानक जब चरम उत्कर्ष पर पहुंचेगा तब भी कहानीकार के उद्देश्य की पूर्ति होती है। इसके अलावा उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा व ज्ञान का संदेश भी होता है। शीर्षक, कहानी का शीर्षक उसके कथानक का प्रतिनिधित्व करता हुआ होना चाहिए। संक्षिप्त, प्रतिनिधित्वशील, दिशा प्रदान, व्यंजना प्रदान, यानी जो कथानक है कहानी का उसका प्रतिनिधित्व मतलब करता हुआ ही ये शीर्षक होना चाहिए, उठपटांग शीर्षक ना होना चाहिए। तो ये कहानी के तत्व थे। शीर्षक के उद्देश्य, भाषा शैली, पात्र विधान, कथोपकथन, इस प्रकार से द्वंद्व आदि। आगे बात करते हैं डायरी लेखन। हमने कविता के बारे में देख लिया, हमने कहानी के बारे में देख लिया। तीसरे नंबर पर आती है डायरी लेखन। तो देखिए, किताब के दो आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है, किताब के दो आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है वह लोक की संपदा है। जो कुछ नहीं डालता है वह निजी संपदा है। गेल हैमिल्टन एक अमेरिकी पत्रकार है और इन्होंने ये बात कही। किताब के दो आवरण पृष्ठों के बीच जो लेखक डालता है वह तो लोक संपदा है, अर्थात सार्वजनिक है, और जो कुछ नहीं डालता है वह निजी संपदा है। गेल हैमिल्टन ने यह बात कही। क्या है डायरी? तो देखिए, नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है डायरी। नितांत निजी स्तर पर जो घटनाएं घटित हो रही है अपने जीवन में,
या जो दिन भर की जो दिनचर्या है, वो भावनाओं को या उन प्रतिक्रियाओं का जो लेखा जोखा है, बस वही डायरी है। डायरी आत्मकथा का एक बदला हुआ रूप है। डायरी आत्मकथा का ही एक बदला हुआ रूप है। डायरी हम किसी और के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। जब हम डायरी लिख रहे हैं तो साहब अपने लिए लिख रहे हैं, किसी और के लिए निकले। अगर हमारा उद्देश्य ये होगा कि हमारी डायरी कोई दूसरा पढ़े, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा डायरी लिखने में। फिर हमें वो बेबाक के जो शब्द चयन हम करेंगे वो नहीं कर पाएंगे अगर दूसरों के लिए लिखेंगे। तो अगर हम खुद स्वयं के लिए डायरी लिखेंगे तब डायरी की भाषा शैली में बेबाकपन रहेगा। डायरी एक तरह का अंतरंग साक्षात्कार, अर्थात जिन बातों को हम किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कह सकते, उन्हें डायरी के पन्नों पर लिखकर खुद को सुना डालते हैं। डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज, बिल्कुल डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज, सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि खुद के लिए लिख रहे हैं। डायरी द्वारा गुजरे लम्हों को दोबारा जिया जा सकता है। अगर कभी आपको पीछे के गुजरे लम्हे देखने हैं तो फिर साहब आप डायरी को उठाइए और पढ़िए आराम से, उन गुजरे लम्हों को दोबारा आराम से जिए। डायरी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, बिल्कुल सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। डायरी में लेखक स्वयं से साक्षात्कार करता है। डायरी में लेखक स्वयं से साक्षात्कार करता है। डायरी उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। किसमें? डायरी उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है। तो देखिए ये जो लाइनें हैं, ये शब्दावली ध्यान में, यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनता है। अब डायरी उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाए, अगर वहां पे वो लिख दे कि डायरी अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, तो फिर वो गलत ही हो गया। डायरी निजी जिंदगी, निजी दौर में झांकने का अवसर प्रदान करती है। डायरी अपने निजी जिंदगी में, अपने निजी दौर में, वर्तमान समय में एक झांकने का अवसर प्रदान करती है। डायरी लेखन में सभी लेखन विधियों का स्पर्श रहता है। जिस प्रकार की लेखन विधि अपनाना चाहे वो सारी विधियों का इसमें स्पर्श रहता है। डायरी के विषय में, यह डायरी के विषय किसी समय विशेष में मन के अंदर कौंध जाने वाले विचार, यादगार मुलाकातें, क्षण, बहस, चर्चा, संवाद, स्मृतियां, ये डायरी के विषय है। कोई यादगार मुलाकात है, क्षण विशेष है, बहस है, चर्चा संवाद है, स्मृतियां है, या मन के अंदर कौंध जाने वाले विचार है, ये सारे इस डायरी के विषय है। इनको अपनी डायरी में लिखना चाहिए। फिर आगे देखिए, डायरी लिखने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें। तो देखिए, डायरी लेखन के लिए विशेष बातें। डायरी लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग व उपभोग के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें तिथि डालकर लेखन किया जाता है। डायरी में तिथि डालकर लेखन किया जाता है। डायरी लेखन के लिए हम किसी नोटबुक या पुराने साल की डायरी को भी उपयोग में ले सकते हैं। सामान्य सी बातें, डायरी में घटनाओं, मुलाकातों और ख्यालातों आदि में खास खास बातों को दर्ज करें। ऐसा नहीं कि पूरी रामायण ही लिख डाली। कोई जो जी आपकी घटनाएं हैं, जो मुलाकातें आप लिखना चाहते हैं, जो ख्यालात या विचार आप लिख रहे हो, तो खास खास पॉइंट लिखे, पूरी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भाव की अभिव्यक्ति होती है। समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है। समय और स्थान जरूर लिखना चाहिए। इसमें लेखक के आत्मीय गुण और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। डायरी यह मानते हुए लिखे कि कोई अन्य आपके अलावा इसका पाठक है ही नहीं, आप स्वयं इसके पाठक है। इससे लेखन शैली, विषय वस्तु और बात के बेबाकपन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर डायरी लिखेंगे कि मैं स्वयं इसको पढ़ूंगा, भविष्य में इसका दूसरा कोई पाठक नहीं होगा, तो फिर इसके लेखन शैली, इसकी वस्तु और बात का जो बेबाकपन है वो प्रभावी होगा। बेहतर ढंग से आप लिख पाएंगे, उस पर कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपके दिमाग में ये होगा कि भविष्य में इसको कोई पढ़ेगा, तो फिर आप सोचेंगे यार कोई दूसरा पढ़ेगा तो फिर क्या सोचेगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, तो वो थोड़ा सी फिर ठीक नहीं रहेगा।
तो ये सब डायरी लेखन के विषय में बातें थी। आगे हो रहा है, देखिए। डायरी लिखते समय किसी प्रकार का समझौता ना करें। समझौता कैसा? भाषा शैली में, मानसिकता से, परिष्कृत रूप से जो स्वाभाविक ढंग से निकल रहा है उसे बाहर निकलने दे, तभी तो डायरी है भाई। समझौता किस बात का? जो बेबाकपन, जो विचार, जो भावनाएं, जो घटनाएं आपके मन से, अंतरंग से निकल रही है, तुरंत जैसे निकल रही है वैसे लिख दो, जैसे निकल रही है वैसे लिख दो। भाषा भी एक आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। डायरी में अपने समय के इतिहास की भी मौजूदगी होती है। कुछ महत्वपूर्ण डायरियां दी हुई है, जैसे एना फ्रैंक की डायरी, काफी चर्चित, 1942-44 के नाजी अत्याचार की इसमें दास्तान लिखी गई है। एक साहित्य की डायरी, मुक्तिबोध, पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, रूस में 25 मास, राहुल शंकरतैन, और सुदूर दक्षिण पूर्व, सेठ गोविंद दास। ये कुछ डायरियां हैं। तो ये डायरी लेखन का जो टॉपिक है। और आगे बात करते हैं रिपोर्टाज। चौथा पॉइंट आता है रिपोर्टाज। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो देखिए, यथार्थ घटनाओं को संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करना रिपोर्टाज कहलाता है। यथार्थ धरातल की जो घटनाएं हैं उनको एक संवेदनशील साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्ट के कलात्मक व साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज गद्य लेखन की विधा है। जी बिल्कुल, रिपोर्टाज गद्य लेखन की विधा है। रिपोर्टाज पत्रकारिता की क्षेत्र विधा है। पॉइंट टू पॉइंट लाइनें और पॉइंट टू पॉइंट लाइनों से क्वेश्चन बनता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र की विधा है। रिपोर्टाज घटना प्रधान होता है। बिल्कुल भाई, घटनाओं को तो प्रस्तुत किया जाता है, घटना प्रधान होता है। रिपोर्टाज कथा तत्व से भी युक्त होना चाहिए। रिपोर्टाज सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति। सहसा मतलब अचानक कोई घटना घटित हुई है तो उसका संवेदनशील उसकी अभिव्यक्ति देना, ये रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज कहानी रूपक और रपट के संवेल तत्वों को संभावित करने वाली विधा है। आंखों देखी व कानों सुनी घटनाओं पर भी रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। जी बिल्कुल, आंखों देखी, कानों सुनी जो घटना है उस पर रिपोर्टाज लिखा जा सकता है। कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। कल्पना के आधार पर तो आप कहानी लिख सकते हैं, रिपोर्टाज नहीं लिख सकते साहब। तो कल्पना के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, कल्पना के आधार पर रिपोर्टाज नहीं लिखा जा सकता। रिपोर्टाज एक या उससे अधिक घटनाओं का चित्रण होता है। एक या उससे अधिक घटनाओं का यह चित्रण होता है, यानी घटनाएं एक जरूर थोड़ी एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो फिर ज्यादा घटना हो तो उनका भी लिखना तो पड़ेगा। रिपोर्टाज में कोई ना कोई कहानी अवश्य होती है। इसका स्वरूप कलात्मक होता है। शैली सामान्यतः भावावेश प्रधान होती है, यानी भावों का इसमें समावेश होता है। रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक, आंतरिक स्वरूप की कम होती है। रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक होती है, आंतरिक स्वरूप की कम होती है। बाह्य की होगी क्योंकि घटना प्रधान होता है साहब। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार व कलाकार दोनों की भूमिका निभानी पड़ती है। एक पत्रकार की भी भूमिका निभानी पड़ती है और एक कलाकार की भी भूमिका निभानी पड़ती है रिपोर्टाज लेखक को। रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करना होता है। तो ये रिपोर्टाज के संबंध में इतने फैक्ट थे, इनको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहां से बने हैं और आगे भी बनने की संभावना है। आगे देखिए, पांचवा और अंतिम पॉइंट दिया हुआ है सिलेबस में, वार्ता लेखन। वार्ता लेखन, तो देखिए, वार्ता
उच्चारित शब्द कार्यक्रम की मूलभूत विधा है। उच्चारित शब्द कार्यक्रम की मूलभूत विधा है वार्ता, यानी अंग्रेजी में टाक का हिंदी नाम। वार्ता का अर्थ होता है बातचीत। अंग्रेजी में टाक, हिंदी में बातचीत। तो उच्चारित शब्द कार्यक्रम की मूलभूत विधा है वार्ता। जैसे रेडियो वार्ता, आपस में जो रेडियो पर जो वार्ता है तो वह भी एक वार्ता है, बातचीत है। वार्ता आमतौर पर कार्यक्रम प्रसारित करने का एक आसान तरीका माना जाता है। वार्ता आमतौर पर कार्यक्रम प्रसारित करने का एक आसान तरीका माना जाता है। जैसे अभी एक ट्रेंड चल रहा है। क्या ट्रेंड चल रहा है? खैर चलो छोड़िए इसको, इससे किसी को आपत्ति हो सकती है, अपन छोड़े, कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है। कार्यक्रम विशेष के लिए भी होती है, जैसे विद्यार्थियों के लिए वार्ता, कृषकों के लिए वार्ता, महिलाओं के लिए वार्ता, बच्चों के लिए वार्ता। तो ये वार्तें किसी प्रकार से, जैसे दो देशों के बीच अगर किसी मुद्दे पर कोई बात करनी है तो वो भी वार्ता रख सकते हैं। अच्छी वार्ता के लिए भाषा का संस्कृतनिष्ठ होना जरूरी नहीं है। यानी अच्छी वार्ता के लिए भाषा का संस्कृतनिष्ठ होना जरूरी नहीं है। एक मतलब सीधी, सरल और सहज भाषा में भी वार्ता की जा सकती है। छपे हुए लेख और रेडियो वार्ता में अंतर होता है। एक तो छपे हुए जो लेख मिलते हैं, एक जो रेडियो पर वार्ता होती है, इन दोनों में अंतर होता है साहब। वार्ता का प्रारंभ हमेशा अनौपचारिक ही होना चाहिए। वार्ता लिखने के लिए विषय का जानकार होना जरूरी है। वार्ता के आवश्यक तत्व। आकर्षक आरंभ। वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है उसका आकर्षक आरंभ। उसका आरंभ आकर्षक होना चाहिए। पहला वाक्य सुनते ही श्रोता वार्ता के विषय के प्रति उत्सुक हो जाए, यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। पहला वाक्य सुनते ही जो श्रोतागण है वो वार्ता के विषय के प्रति उत्सुक हो जाए, यह आवश्यक नहीं, एक अनिवार्य शर्त है। बोलचाल की भाषा। वार्ता चाहे जिस विषय पर हो, ऐसी सरल सहज बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए कि सभी श्रोता आसानी से समझ सके। तो भाषा शैली एकदम सरल व सहज होनी चाहिए। सतत प्रवाह। किसी भी वार्ता की अवधि 5 मिनट से 7 मिनट तक ही उचित है। ये एक समय अवधि निर्धारित की गई है। तो ये वार्ता के संबंध में था। ध्यान रखिएगा कि भाषा संस्कृतनिष्ठ होना जरूरी नहीं है। सीधी, सरल, सहज, आम बोलचाल की भाषा हो सकती है। छपे हुए लेख व रेडियो वार्ता में अंतर होता है। अनौपचारिक प्रारंभ होना चाहिए वार्ता का। और वार्ता लिखने के लिए जो लिखना, अगर आप वार्ता लिख रहे हो तो फिर विषय का जानकार होना जरूरी है। तो ये साथियों जो 5 बिंदु दिए गए सिलेबस में, ये इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। और ये जो मैटर है ये अभिव्यक्ति और माध्यम कक्षा 11-12 की बुक है और कुछ अदर बुक से तैयार किया गया मैटर है। और इसमें जो क्वेश्चंस पूरे एग्जाम में आए हुए उनको ध्यान में रख कर ही तैयार किया गया है। अब हम जो क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के तहत पूछे गए हैं, थोड़ी सी एक नज़र उन पर डालते हैं। तो चलिए उन प्रश्नों को देखते हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के तहत इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं। ये प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए हैं। ये रहा पहला प्रश्न। फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, कविता के 2 भेद मुख्य रूप से प्रचलित है। उसका आधार कविता में निहित अनुभूति का स्वरूप है। ये 2 आधार हो सकते हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, महाकाव्य और छंदमुक्त, महाकाव्य और प्रगीत, मुक्तक और छंदमुक्त। तो उत्तर तो उसमें दिया हुआ ही है, क्या होगा? आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। फिर देखिए आगे कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये रहा, फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ है। डायरी में प्रतिदिन ताज़ा अनुभव लिखे जाते हैं, जबकि आत्मकथा में सुसंबद्ध ढंग से अतीत की घटनाओं और अनुभवों को चुनकर लिखा जाता है। डायरी और आत्मकथा के संबंध में क्या दोनों बातें सही है, या डायरी पर गलत या आत्मकथा पर सही है? डायरी पर सही या आत्मकथा पर गलत है,
या दोनों बातें गलत है। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन ए, दोनों बातें सही है। ये पांचवा ऑप्शन तो अब शुरू किया है और हमने टेस्ट सीरीज में भी इसको शामिल किया है, बाकी पहले यह नहीं था। फर्स्ट ईयर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरी के संदर्भ में असंगत कथन है, यानी गलत कथन कौन सा है? डायरी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, डायरी उत्तम पुरुष शैली में लिखी जाती है, डायरी में लेखक स्वयं से साक्षात्कार करता है, डायरी की भाषा परिष्कृत एवं मानक होनी चाहिए। तो फोर्थ होगा, कोई जरूरी नहीं डायरी की भाषा परिष्कृत और मानक होगी तो फिर क्या डायरी लिखेगा, आम बोलचाल की साधारण भाषा होनी चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन आके देखिए, ये रहा फर्स्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कहानी का तत्व नहीं है? शब्द चित्रण, विषय वस्तु, चरित्र चित्रण या भाषा शैली। कहानी का तत्व नहीं है तो उत्तर होगा नंबर 1, शब्द चित्रण नहीं है, बाकी विषय वस्तु है, चरित्र चित्रण है, भाषा शैली है। फर्स्ट ईयर 2022 में आया हुआ है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, किस कथन किस आलोचक का है? आलोचक है तो साहित्य विधा में भी क्वेश्चन जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विश्वम्बर नाथ उपाध्याय। तो किसकी है ये कथन, किसका है? नामवर सिंह का। ये रहा अगला, फर्स्ट ईयर 2018 में, डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है, यानी असंगत है, गलत है? इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है, इसमें लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। तो डायरी लेखन में व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, गलत बात है साहब, व्यक्तिगत लिखी जाती है डायरी, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा। आगे देखिए, फर्स्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरी लेखन के संबंध में असंगत यानी गलत कथन कौन सा है? डायरी आत्मकथा का ही एक बदला हुआ रूप है, डायरी में व्यक्तिगता होती है, डायरी कोई विशेष कलापूर्ण साहित्य रूप नहीं माना जाता है, डायरी के माध्यम से लेखक के सद्य स्फुरित भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट ईयर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से गलत एक कथन कौन सा है? कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण शब्द है, बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं, मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है, कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। तो हमने पढ़ा था बिल्कुल जी नहीं, पर्यायवाची तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन फोर्थ। फिर देखिए, फर्स्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपोर्टाज के विषय में असंगत कथन यानी गलत कथन कौन सा है? रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति कम और आंतरिक स्वरूप की अधिक होती है, रिपोर्टाज का स्वरूप कलात्मक होता है, रिपोर्टाज में मुख्यतः घटना होती है, रिपोर्टाज लेखक का उद्देश्य वस्तु को तथ्य को प्रभावपूर्ण तरीके से अभिव्यक्त करना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, हमने पढ़ा था कि अभी बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति कम नहीं अधिक होगी, क्योंकि घटना प्रधान होता है, आंतरिक स्वरूप की कम होगी साहब। ये रहा। फिर देखिए, फर्स्ट ईयर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है यानी गलत है, वो बताना है। कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है, कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए, कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है, कहानी में कथानक में आदि मध्य और अंत होते हैं। तो ये रहा ऑप्शन, इसमें थर्ड गलत है, असीमित नहीं, कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन सीमित मात्रा में। फिर देखिए, फर्स्ट ईयर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, डायरी लेखन की विशेषता नहीं है, स्पष्ट कथन, आत्मीयता, निकटता, असंबंधता। तो क्या होगा उत्तर? असंबंधता। ये देखिए, फर्स्ट ईयर 2022 में आया हुआ है, कहानी का वह संक्षिप्त रूप है जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है, संवाद, कथानक, उद्देश्य, पात्र। तो संक्षिप्त रूप क्या था? कथानक।
अगला देखिए फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ है, पत्रकारिता से संबंधित लेखन नहीं माना जाता है समाचार लेखन, फीचर लेखन, स्तंभ लेखन, पटकथा। ये तो पत्रकारिता वाले से, इसको छोड़िए। ये देखिए फर्स्ट ग्रेड 2018, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। रिपोर्टाज आंखों देखी कहानी सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पनाओं पर आधारित नहीं। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भाव प्रवणता भी रहती है और रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए। तो जो कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, कथा तत्व होना चाहिए साहब। नहीं क्यों होना चाहिए, कथा तत्व होना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, कविता के संबंध में असंगत कथन यानी गलत कथन कौन सा है। कविता समय विशेष से नितांत असंबंध होती है, कविता में आंतरिक लय होती है, कविता कम शब्दों में अपनी बात कहने की ताकत रखती है, अच्छी कविता के लिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान अपेक्षित होता है। तो जो कथन असंगत है वो चयन करना है। तो इसमें फर्स्ट ही हो गया, कविता समय विशेष से नितांत असंबंध रखती है। असंबंध क्यों साहब, संबंधी रखती है या संबंधी होती है समय विशेष से। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें गलत हो गया। फिर आगे देखिए, इतने थे 40 क्वेश्चन थे इस टेस्ट में, और इसमें से जो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड मतलब पूर्व एग्जाम में आए हुए वो क्वेश्चन हमने देखे हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये आज का टॉपिक था, कहानी, कविता लेखन, वार्ता, डायरी, रिपोर्ट, इनसे संबंधित ये जो मैटर था नोट्स के रूप में आपके सामने पेश किया है। और ये कुछ क्वेश्चन थे जो पूर्व एग्जाम में आए हुए थे। एक सूचना आपके लिए कि अगर आप डेली टारगेट बेस पर सेल्फ स्टडी आधारित हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे देखिए डेली टारगेट बेस पर टेस्ट सीरीज आयोजित की जा रही है। केवल टेस्ट सीरीज नहीं है, मतलब आपको डेली एक टारगेट दिया जाता है शेड्यूल वाइज। सबसे पहले आपको शेड्यूल मिलता है और उस शेड्यूल के अनुसार आपको चलना है। शेड्यूल के तहत आपको एक टॉपिक दिया जाता है, भाई आज के दिन इस टॉपिक को कवर करना है, इस टारगेट को पूरा करना है। चाहे उसमें 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, हमारा लक्ष्य उस टॉपिक, उस टारगेट को बिल्कुल क्लियर करना। उस टॉपिक से संबंधित आपको मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा कि इन बुक से या इस पीडीएफ से आपको इसको पढ़ना है, अच्छी तरह से तैयार करना है, नोट्स बनाना है। फिर आप उसको अच्छी तरह से तैयार करें, उसके बाद में उसका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट ऑनलाइन भी होगा और ऑनलाइन के अलावा आपको पीडीएफ के रूप में भी मिलेगा, यानी पीडीएफ से भी आप दे सकते हैं। किसी भी तरह से आप देना चाहिए उस तरह से दे सकते हैं। तो ये एक सेल्फ स्टडी आधारित टेलीग्राम ग्रुप पर ये टेस्ट सीरीज संचालित की जा रही है। अगर कोई साथी इच्छुक हो तो जुड़ सकता है। बाकी आज की सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।